हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की, भाग 8। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। रजत ऋषि को घर ले आया तो ऋषि घर पर इतने लोगों को देखकर हैरान था। उसने नीलम, रोशनी, रीमा, विश्वास और बाकी नौकरों को देखते हुए कहा, भाई तू तो पूरा का पूरा बदल गया। लगभग 1 महीने पहले जब मैंने तेरे से बात की थी तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। छुपा रुस्तम निकला तू तो। ऋषि रीमा की ओर बढ़ते हुए बोला, ये भाभी जी होंगी है ना? रीमा उससे दूर हटती हुई बोली, मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। ऋषि ने रजत की ओर सवालिया नजरों से देखा तो रजत बोला, ये सब घर के नौकर हैं और आज रीमा सबके लिए खाना बनाएगी। रीमा की आंखें बाहर आ गई। उसने नीलम की ओर बेबसी से देखा, लेकिन नीलम ने भी अपने कंधे उचका दिए तो रीमा ने मुंह बनाया और किचन की ओर बढ़ गई। रजत ऋषि को लेकर अपने रूम की ओर गया, लेकिन जब उसने रूम बंद देखा तो वो ऋषि को दादाजी की रूम की ओर ले जाते हुए बोला, पहले दादाजी से मिल, तेरी भाभी सो गई है, उससे कल मिल लेना। ऋषि रजत के चेहरे को देख मुस्कुरा दिया और गर्दन हिलाते हुए रजत के साथ दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी ने एक नज़र ऋषि को देखा, फिर पहचानने की कोशिश करने लगे तो ऋषि बोला, दादाजी मैं ऋषि, ऑस्ट्रेलिया वाला। दादाजी ने आंखों ही आंखों में ऋषि को आशीर्वाद दिया और रजत ने ऋषि को उसका रूम दिखाकर कहा, अब तो फ्रेश हो जा, फिर खाना खाते हैं। ऋषि गर्दन हिलाते हुए अंदर चला गया तो रजत ने मन ही मन कहा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन मेरे पास आकर बिल्कुल बच्चों की जैसे हरकतें करता है, थोड़ी सी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाता। रजत ने लंबी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रजत ने दरवाजे पर धक्का दिया तो पाया कि यह अंदर से बंद था। तभी रजत मुस्कुरा दिया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया तो रजत अंदर दाखिल हुआ। खुशी अभी भी बेड के सहारे नीचे बैठी सो रही थी तो रजत खुशी के पास आ गया और उसे उठाने के लिए हल्का सा झुका ही था कि खुशी की आंखें खुल गई। रजत सीधा हो गया और खुशी गुस्से में उठी और रजत का कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीमा के साथ कुछ भी गलत करने की? रजत खुशी के यूं अचानक किए व्यवहार से हैरान था। वो लगातार खुशी को देखकर उसे समझने की कोशिश करने लगा। खुशी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। खुशी बार बार यही कह रही थी कि उसने रीमा के साथ ऐसा क्यों किया। रजत ने खुशी के हाथों को पकड़ा और उन्हें दूर करते हुए कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। खुशी ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रजत की पकड़ से वो उन्हें नहीं छुड़ा पाई तो रजत आगे बोला, उस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खुशी ने अपना पूरा जोर लगाकर रजत को धक्का दे दिया, जिससे रजत खुशी को छोड़कर थोड़ा पीछे हट गया। खुशी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो मुझसे किया था ना, तो फिर मेरे परिवार को बीच में क्यों लाई तुम? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन उन लोगों के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रजत खुशी की गलतफहमी को समझ गया और वो बड़े प्यार से बोला, खुशी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को यही तो चाहिए होता है। तुम्हें किसी लड़की की इज्जत से क्या मतलब है? तुम्हें तो बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। खुशी गुस्से से तमतमा गई। रजत खुशी की हर पल बदलते रूप को देखकर हैरान था। वो जितना खुशी को समझाने की कोशिश करता, खुशी उतनी ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल बनती जा रही थी। रजत खुशी को एक पल अपने पास नहीं चाहिए था, लेकिन रजत हर बार उसके पास ही आता, जिससे खुशी और ज़्यादा चिढ़ जाती थी। दूसरी ओर रीमा ने खुशी के दिल दिमाग में रजत के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा कर दी थी। खुशी पहले ही रजत से दूर हो चुकी थी, अब तो वो रजत को देखना भी नहीं चाह रही थी। रजत खुशी से ज़्यादा बहस नहीं करने की सोचकर शावर लेने चला गया तो खुशी भी बाहर आ गई और दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गई।
तभी नीलम उससे टकरा गई। नीलम के हाथ में कुछ सामान था। खुशी के टकराने से उसके हाथ का सामान गिर गया, जिससे नीलम बोली, माफ करना मालकिन, मुझसे गलती हो गई। आप आप मुझे इसकी सजा दे दीजिए। मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। मालकिन, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। खुशी नीलम को यूं माफी मांगते देख और ज्यादा हैरान थी। वो ऐसा तो कभी नहीं चाहती थी कि नीलम और रीमा के साथ कभी ऐसा हो। भले ही उन लोगों ने खुशी को कितना भी दुख दिया हो, लेकिन खुशी ने अपनी किस्मत ऐसी मानकर सब सहा है। उसने कभी भी नीलम और रीमा का बुरा नहीं चाहा था। खुशी ने नीलम के हाथ पकड़कर कहा, चाची, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं किसी को कुछ क्यों करूंगी? मैं रीमा के साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं आपकी मालकिन नहीं हूँ, आपकी खुशी हूँ। नीलम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, अगर रजत सर को पता चला कि मैं आपसे गलत व्यवहार किया है तो वे इसकी सजा मेरी बेटी रीमा को देंगे। और मैं जानती हूँ कि ये सब करवाने वाली आप ही हैं। नीलम ये कहकर वहां से अपना सामान उठाकर चली गई। खुशी हैरान परेशान से कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर दादाजी के पास आकर बैठ गई। दादाजी की आंखें बंद थी तो खुशी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया। तभी दादाजी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। खुशी जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठी थी, आज वो सब दादाजी के सामने बोलना चाहती थी। इसीलिए खुशी बोली, मुझे माफ कर देना दादाजी। मैं ये रिश्ता और आपके पोते को नहीं संभाल पाई और ना ही कभी संभाल पाऊंगी, क्योंकि जो रिश्ता पैसों के बलबूते पर बना हो वो कभी टिक ही नहीं सकता। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी कि इस रिश्ते को निभाऊं, लेकिन जब सामने वाला ही मुझे एक खरीदी हुई चीज़ समझता है और उसके लिए रिश्ते की कोशिश अहमियत नहीं है, तो फिर मैं कैसे निभाती। इसीलिए मैं चली गई थी, लेकिन इनको तब भी चैन नहीं था। वैसे ठीक भी है, इन्होंने पैसे दिए थे और मैं इनका काम किए बिना ही चली गई थी। लेकिन अब जब तक इनका काम नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और काम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है, तो तब क्या करोगी बिटिया? राजवीर सिंघानिया अचानक से बोल उठे। खुशी ने झट से उनका हाथ छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। खुशी दादाजी के पास अपने गम बांटने के लिए गई थी, लेकिन जब खुशी को जवाब दिया तो खुशी हैरान थी। खुशी दादाजी से दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, तो दादाजी ने उन्हें अपने पास आने के लिए कहा। खुशी फिर से दादाजी के पास आकर बैठ गई, तो दादाजी बोले, देखो बेटा, ये बात सिर्फ तुम जानती हो कि आज मैं कुछ बोला हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम तक ही सीमित रहे, यहाँ तक कि रजत को भी पता न चले। जब से रोशनी आई है मेरी देखभाल करने, तब से उसने और जॉली ने मिलकर मुझे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं जानता हूँ वो दोनों तेरे कहने पर ही मेरी इतनी परवाह करते होंगे। नहीं दादाजी, मैंने तो उनसे कुछ भी करने को नहीं कहा। खुशी धीरे से बोली, दादाजी, अच्छा, एक बात और, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। रजत का तुम्हारे प्रति रवैया पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब वो सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उससे दूर होना। अगर तुम उससे दूर हो गई तो वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। खुशी, मुझे माफ करो दादाजी, लेकिन अब मैं रजत का साथ नहीं दे सकती। जब कोई इंसान दिल से उतर जाता है तब उसका साथ देने के बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं कि वो बदल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है वो पहले से भी ज़्यादा गलत काम करने लगा है। वो मेरी बहन रीमा के साथ नहीं। दादाजी अचानक से बोले, रजत ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा होता तो तुमसे शादी ही क्यों करता? वो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहा है, या यूं कहूँ वो बहुत कम लोगों से मिलता है। उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर लगाया है, इसीलिए आज उसके पास काफ़ी पैसा है। लेकिन
रिश्तों की लाइन में वो सबसे पीछे खड़ा है। उसने पहली बार कदम बढ़ाकर किसी लड़की को सुना है, उसके लिए कुछ करना चाहा है। इसीलिए बेटा, प्लीज उसे दूर मत भागो, एक बार उसकी बात सुनकर देखो तो। खुशी ने गर्दन हिला दी और दादाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक हो गए दादाजी। अब मैं आपसे सब चीज़ों के लिए सलाह मशवरे किया करूँगी। दादाजी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी, फिर बोली, अब जाओ और आराम करो। खुशी ने कहा, जी दादाजी, और वहां से चली आई। इधर रजत सावल लेकर बाहर आया तो खुशी को न देखकर वो पूरे कमरे में ढूंढने लगा। जब उसे पता चल गया कि खुशी कमरे में नहीं है तो रजत ने मन ही मन कहा, चलो कमरे से बाहर तो निकली। तभी रजत को कुछ याद आया तो उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओह नो, नहीं। रजत जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इधर खुशी दादाजी के कमरे से बाहर आकर रजत के बारे में सोचती हुई चल ही रही थी। वो अपने आप से लड़ रही थी। एक ओर वो रजत का साथ देने के बारे में सोच रही थी तो दूसरी ओर रजत का उसके प्रति किया व्यवहार उसे याद आ रहा था, जिससे खुशी कसमकस में थी। खुशी चल भी रही थी, वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता भी नहीं चला कि वो किसी चीज से टकराने वाली है। खुशी दीवार से टकराने वाली थी कि किसी ने उसे पकड़कर वहीं रोक दिया। खुशी ने कुछ पल के लिए आंखों को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक अनजान लड़का खड़ा था, जो अपने हाथों को बांधे खुशी को देख रहा था। खुशी भी अनजान नजरों से लड़के को देखने लगी। तभी लड़के ने खुशी का मजाक बनाते हुए कहा, मैडम जी, आप देखकर नहीं चल रही थी, या आपको पता चल गया था कि ऋषि चौधरी यहाँ आ चुका है तो वो आपको बचा लेगा। खुशी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन ऋषि चौधरी और कहाँ है वो? ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, मैं हूँ ऋषि चौधरी। खुशी ने गर्दन हिलाई और मुड़कर जाने लगी तो ऋषि बोला, अरे, आप तो बड़ी ही ढीठ लड़की हो, मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। खुशी ने ऋषि को घूर कर देखा और बोली, किसी लिए थैंक्स बोलूं? ऋषि, मैंने आपको बचाया है। खुशी, तो मैंने कहा था आपको बचाने के लिए, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी क्या? न बचाते तो क्या होता, थोड़ी सी चोट लग जाती और क्या। ऋषि खुशी को आगे कुछ कहता उससे पहले ही रजत वहां पहुंच गया। जब उसने ऋषि और खुशी को देखा तो दूर से ही बोला, खुशी, ये ऋषि है। खुशी ने एक उड़ती नजर रजत पर डालकर कहा, हाँ पता है, अभी बताया इन्होंने, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये? रजत ने खुशी के कंधों पर हाथ रखकर उसे ऋषि की ओर घुमाते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा एकमात्र दोस्त है जो पहली बार इंडिया आया है। खुशी ने बनावटी मुस्कान ऋषि को दी और रजत के हाथ अपने कंधे पर से हटाकर बोली, मिस्टर ऋषि, स्वागत है आपका भारत में। आशा करती हूँ आपको भारत अच्छा लगे। ऋषि, अरे खुशी जी, आपसे मिलकर लगा जैसे यहाँ सब अच्छा ही होगा। खुशी वहां से चली गई तो ऋषि खुशी को जाते देखकर बोला, कौन है भाई ये? मुझे यही लड़की चाहिए शादी के लिए। रजत ने ऋषि के गाल पर चपत लगाकर कहा, भाभी है तेरी क्या? ऋषि चिल्ला पड़ा, मतलब ये मेरी भाभी? क्या यार, एक ही लड़की तो अच्छी लगी, उसे भी हर बार की तरह तू ले गया। ऋषि ने मुंह बनाकर कहा तो रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जा, जाकर सो जा। ऋषि चला गया तो रजत भी अपने कमरे में जाने लगा। तभी रोशनी रजत के पास आकर बोली, सर, खुशी मैम ने खाना नहीं खाया है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उनके सामने जाकर उनकी बातें सुन सकूं, इसीलिए आप ही कुछ करिए। रजत, ठीक है, तुम खाना लगाओ, मुझे लाकर दो, मैं ले जाता हूँ रूम में। रोशनी ने खाना लाकर रजत को पकड़ा दिया तो रजत खाना लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। रजत ने खाना टेबल पर रखा। खुशी बेड पर दूसरी ओर मुंह की लेटी हुई थी। रजत उसी ओर गया तो पाया खुशी खुली आंखों से एकटक जमीन को देख रही थी। रजत जाकर खुशी के पास जमीन पर ही बैठ गया तो खुशी भी बैठ गई। रजत बिना कुछ बोले
उठा और खाना लाकर खुशी के सामने रखकर बोला, बिना कुछ बोले और बिना जिद किए खाओ चुपचाप। खुशी कुछ नहीं बोली। उसने रजत का दिया खाना खा लिया और बर्तन लेकर उठने लगी। तभी रजत ने उसके हाथ से बर्तन लिए और बाहर चला गया। खुशी रजत को देखती ही रह गई। खुशी अब अपने रूम में ही रहने लगी थी। वही ऋषि रजत के पास ही रुक गया था। ऋषि खुशी से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने कभी खुशी को अपने कमरे से बाहर नहीं देखा था। गौरी भी अब यहीं रहने लगी थी, क्योंकि जब तक जॉली ठीक नहीं हो जाता तब तक गौरी की जिम्मेदारी रजत ने ही संभाल ली थी। गौरी रोशनी के साथ रहती थी। खुशी दिन में एक बार अपने रूम से बाहर निकलती थी। उसमें वो गौरी और दादाजी से बातचीत करके वापस आ जाती थी। रजत अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहने लगा था कि वो रात को देर से घर आता और सुबह सबके उठने से पहले ही निकल जाया करता था। लगभग 10 दिनों तक ये सिलसिला चला। रजत आता उससे पहले ही खुशी हो जाती थी और रजत आकर भी इतनी आवाज़ नहीं करता था कहीं खुशी की नींद खराब ना हो जाए। वो खुशी को प्यार से निहारता और शांति से बेड के एक कोने पर सो जाया करता, जबकि खुशी दूसरे कोने पर सोई रहती थी। खुशी दिन भर नॉवेल पढ़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसीलिए आज उसने फैसला किया था कि जब तक रजत नहीं आ जाता तब तक वो सोएगी नहीं। इसीलिए उसने नॉवेल पढ़ना जारी रखा। रात के लगभग 2 बजे चुके थे। रजत अभी तक घर नहीं आया था। खुशी को अजीब सा डर लगने लगा था। हालांकि पहले वो चैन से सो जाया करती थी, लेकिन आज जब वो रजत का इंतजार कर रही थी तो रजत इतनी देर कर रहा था। अब खुशी का मन नॉवेल में भी नहीं लगा तो वो उठकर बाहर आ गई। सारे घर में अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी ही थी, जिससे खुशी को दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। खुशी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। एक अनजान शख्स ने खुशी को अपनी बाहों में संभाल लिया था। जब खुशी किसी से टकराई तो उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया था कि ये रजत ही था। इसीलिए खुशी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इस बार खुशी रजत को कहना चाहती थी कि वो इतनी देर से घर क्यों आता है। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने लाइट जला दी। अचानक से पूरे घर में उजाला हो गया, जिससे खुशी की आंखें भी खुल गई और जिस शख्स की बाहों में वो थी उस शख्स को देखकर खुशी घबरा गई और उसे झटक कर दूर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसकी नज़र रजत पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसी ने लाइट जलाई थी। रजत ही अक्सर जब घर पर आता तो लाइट ऑन करता, अपने लिए खाना गर्म करता और वहीं बैठकर खाना खाकर लाइट ऑफ करके अपने रूम में जाता था। लेकिन आज जब उसने अपने सामने खुशी को देखा तो थोड़ा हैरान था कि खुशी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऋषि की बाहों में। दूसरा शख्स ऋषि था, जो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ रहा था। ऋषि नींद में था, उसके हाथ में बोतल थी। अंधेरे में उसे खुशी दिखाई नहीं दी थी और वो खुशी से टकरा गया, लेकिन तभी उसने खुशी को संभाल भी लिया था। सब अपने अंदर ही अंदर ये बातें कर रहे थे। खुशी ने रजत को देखा, जिसे वो लगभग 10 दिन बाद देख रही थी। रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, साथ ही वो हैरान भी था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को पढ़ सकती थी, इसीलिए वो आगे बढ़कर रजत से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रजत आगे बढ़ गया और किचन की ओर चला गया। खुशी ने ऋषि को देखा तो ऋषि ने कंधे उचका दिए और वो भी रजत के पीछे पीछे किचन में चला गया। रजत अपना खाना गर्म करने के लिए किचन में आया था, क्योंकि वो खुशी को किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला आया। उसने खुशी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। वहीं खुशी अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी। रजत का चेहरा खुशी को बहुत ज्यादा संकेत दे रहा था। ऊपर से रजत का बिना कुछ बोले चले जाना
खुशी को अंदर से परेशान कर गया। खुशी मुड़ी, तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, आप तो कमाल हो। रजत सिंघानिया को आपने इतना बदल दिया कि अब वो खुद किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लेता है। मानना पड़ेगा आपको, वेल डन। ऋषि मुस्कुराकर चला गया तो खुशी अब और ज्यादा हैरान थी कि क्या सच में रजत अपने लिए खाना बना रहा है। खुशी अब किचन के बाहर आ गई, तभी रजत बाहर निकल आया। उसने थकी आंखों से खुशी को एक नज़र देखा और अपने रूम की ओर चला गया। खुशी किचन में आई तो उसने जूठी प्लेट को देखा। खुशी समझ गई थी कि रजत ने खुद ही खाना गर्म किया और यहीं पर जल्दी जल्दी खाना खा लिया है। खुशी रजत के हर एक व्यवहार से हैरान थी। अगर रजत लेट आता है तो वो रोशनी को भी बोल सकता है और घर में इतने सारे नौकर हैं, उनको भी बोल सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद ये मुझे दिखाने के लिए कि वो बदल गया है, इसीलिए ही ऐसा कर रहा होगा। लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। खुशी ये सब सोच रही थी तो उसने रजत से बात करने की सोची और वो कमरे में आ गई। खुशी आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी रजत को देखने लगी। उसका चेहरा पहले की अपेक्षा बदल गया था। जिस चेहरे पर हमेशा गुस्सा और सुंदरता दिखती थी, अब वहाँ थकान और परेशानी दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को निहारते हुए खुद से ही बोली, मैं किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ। इन्होंने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं तो कभी ऐसी नहीं थी, तो अब कैसे बन गई। मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। खुशी रजत के करीब आई तो उसका दिल हौले हौले धड़कने लगा। उसने हल्के हाथ से रजत को छुआ तो उसे एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। खुशी ने रजत के गाल पर अपना हाथ रखा तो रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसका थकान भरा चेहरा भी हट गया। रजत अभी भी गहरी नींद में था, शायद वो सपने में था। वहीं खुशी ने अपना हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर बोली, ये क्या कर रही हूँ मैं, मुझे बस इससे दूर जाना है। बहुत जल्द रजत अनजानी और अनचाही परेशानी से गुजर रहा था। वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिन परेशानियों में वो था वो केवल वही सुधार सकता था। इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वो अब दादाजी से भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो जानता था वो दादाजी के सामने कमज़ोर हो जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। इसीलिए वो दादाजी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। रजत की आंखें खुली तो उसने अपने फोन को देखा। 8 बजे थे। रजत झट से उठा, तभी उसने दूसरी ओर देखा तो पाया कि खुशी वहां पर नहीं थी। रजत ने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया। मुझे ऑफिस जाना है। अभी तक तो सब जाग गए होंगे। और कल खुशी जिस तरीके से मुझे देख रही थी, पक्का वो आज फिर से वही सब दोहराने वाली है। मुझे किसी भी तरह खुशी के सवालों से बचना है। रजत जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। रजत के जाते ही खुशी कमरे में आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने नाश्ता टेबल पर रखा और वापस चली गई। खुशी किचन में आई और रोशनी को डांटते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि मिस्टर रजत सिंघानिया बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। दिन में भी कोई खाना लेकर नहीं जाता उनके लिए। रोशनी अपने काम में लगी हुई ही उदास स्वर में बोली, आपको अपने अलावा और कोई दिखता कहाँ है अब। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं और खुश हैं, तो हम कौन होते हैं आपको परेशान करने वाले। रोशनी चले कटे शब्दों को भी सलीके से बोलकर बाहर चली गई। खुशी को रोशनी के कहे हर एक शब्द चुभ रहे थे। उसे खुद ही लगने लगा था कि कुछ दिन के लिए वो सच में स्वार्थी हो गई थी। वो भूल गई थी कि उसके माता पिता ने उसे स्वार्थ करना तो कभी सिखाया ही नहीं था। खुशी ने लंबी सांस ली और खाना बनाने में ध्यान देने लगी। रजत बाहर आया। वो जल्दी से तैयार होकर जाने के लिए गाड़ी की चाबी जो टेबल पर रखी थी उसे उठाने लगा। तभी उसकी नज़र नाश्ते पर पड़ी।
खुशी को पता था कि रजत गाड़ी की चाबी तो लेगा ही, तो नाश्ता देखकर वो बिना कुछ खाए नहीं जाएगा। लेकिन रजत ने नाश्ते की प्लेट को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। तभी वो वापस आया और हल्की सी मुस्कान के साथ नाश्ता करने लगा। रजत ने थोड़ा बहुत खाया और जल्दी से बाहर आ गया। रजत जब किचन के सामने से गया तो उसे खुशी की पीठ दिखाई दी। वो चाहता था कि आज वो खुशी का चेहरा देखकर जाए, लेकिन वो ये भी जानता था अगर खुशी ने उसे देख लिया तो वो उसे बिना कुछ बोले जाने ही नहीं देगी। इसीलिए रजत ने अपने दिल की तमन्ना को दिल में ही कैद कर लिया और वहां से जाने लगा। रजत खुशी के उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था, वो जो उसके मिलने पर करने वाली थी। रजत जानता था कि खुशी फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगी और कहेगी कि आपको जो करना है कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको बच्चा दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर चली जाऊंगी। रजत खुशी के इसी रवैये से बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने खुशी से शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए ही की थी, लेकिन अब वो उसे बेहद प्यार करने लगा था। अब उसे बच्चे की या प्रॉपर्टी की कोई चाहत नहीं है। अब वो खुशी के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहता है। लेकिन अक्सर चाहते पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में इतने तूफानों से गुजरना पड़ता है कि जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। रजत और खुशी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आ चुका है जिसकी उन्हें भनक तक नहीं है। इधर ऋषि भी अपने कमरे में बैठा काम में लगा था। वो अब यहीं से अपना काम देखता है, साथ ही इंडिया में अपनी कंपनी सेट करने की तैयारी में है। रोज की तरह रोशनी ऋषि के लिए नाश्ता लेकर आई तो ऋषि ने मुस्कुराकर रोशनी को देखा। रोशनी ने भी मुस्कुराकर कहा, ये आपका नाश्ता सर। ऋषि ने नाश्ता लिया तो उसमें दूध देकर हैरानी से रोशनी को बोला, आपको पता है ना कि मैं दूध नहीं पीता। रोशनी, मुझे माफ़ करना सर, लेकिन आज से घर का काम खुशी मैम ने संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि आज से आपको, दादाजी को और रजत सर को नाश्ते में दूध लेना पड़ेगा। ऋषि हंसकर बोला, व्हाट, कोई ज़बरदस्ती है क्या? रोशनी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने उसे जाने के लिए कहा और खुद नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आ गया। उसने नौकर से खुशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दादाजी का नाश्ता लेकर गई हैं। ऋषि दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने दादाजी के कमरे के बाहर एक लड़की को चक्कर लगाते हुए देखा। ये लड़की गौरी थी। ऋषि गौरी के पास से निकला ही था कि गौरी ने उसकी टी शर्ट को खींचकर वापस पीछे धकेल दिया। ऋषि हैरानी से गौरी को देखने लगा तो गौरी बोली, भीतर न जाड़ो अभी, चीची मना करके गई से। ऋषि गौरी को देखते हुए उसके कहे शब्दों को समझने लगा। तभी रीमा वहां आई और वो गौरी को पीछे करके बोली, ओ गवार लड़की, पता भी है ये कौन है? मेरे जीजू के दोस्त हैं, तो इनको अंदर जाने से कैसे रोक सकती है? गौरी ने अपने हाथों को बांध कर कहा, देख जीजी, मेरी कोई दुश्मनी को ना आहसी और ना तेरा ही, पर जब तक खुशी जीजी बाहर न आ जावे तब तक थम भीतर न जा सको। रीमा ने गौरी के कंधों को धकेल कर कहा, तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? रीमा ने ऋषि को देखकर कहा, आप जाइए, मैं देखती हूँ उसको, कैसे नहीं जाने देगी ये। ऋषि ने एक कदम बढ़ाया ही था कि गौरी ने रीमा के गाल पर लगातार 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिससे ऋषि के कदम वहीं रुक गए। रीमा के गालों पर गौरी की उंगलियों के निशान छप गए। रीमा गुस्से से अपने गाल पर हथेली रखकर बोली, तूने मुझे मारा, यू बिच। तभी गौरी ने एक थप्पड़ और रीमा के गाल पर लगाकर कहा, पहलो थप्पड़ मुन्ना गवार कहन खातर, दूसरो कंधों पर मारर खातर और तीसरो यो अंग्रेजी गाली देड़ खातर। पहला थप्पड़ मुझे गवार कहने के लिए, दूसरा मेरे कंधे को पीछे करने के लिए और तीसरा इंग्लिश में गाली देने के लिए। रीमा कुछ कहने को हुई तभी ऋषि बोला, देखो लड़की, तुम यहाँ नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तुम्हें तो मैं रजत से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अजीब अजीब नौकर पाल रखे हैं उसने भी।
मालिकों को ही अपने घर में जाने से रोकते हैं। वो नौकर नहीं है इस घर की, और ना ही तुम लोग मालिक हो इस घर के। खुशी कमरे के दरवाजे पर आते हुए बोली। खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ऋषि के कहे शब्द उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ा और ऋषि रीमा को घूरते हुए चली गई। ऋषि तो खुशी से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन आज रीमा की वजह से खुशी ने उसे गलत समझ लिया था, जिससे ऋषि ने रीमा को घूर कर देखते हुए कहा, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। ऋषि यह कहकर वापस चला गया। रीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो इसकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही सुनाकर चला गया, बदतमीज कहीं का। खुशी गौरी को अपने रूम में ले आई और उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, तुम्हें उन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है गौरी। ये शहर है, यहाँ लोगों को जब तक अपना फायदा नहीं दिखता तब तक यहाँ के लोग बात नहीं करते। इसीलिए यहाँ किसी से भी बात करो तो पहले 100 बार सोचा करो। पर जीजी, वह छोरो भीतर आ रो थो। मैं मना भी करी, जब भी वह न मानो हिकोना। और वह छोरी तो कुछ ज्यादा ही बोले से, गौरी ने खुशी को समझाते हुए कहा। खुशी गौरी के गाल पर हाथ लगाकर बोली, तुम बहुत भोली हो बहन, और यहाँ सब भोलेपन का फायदा ही उठाते हैं। तब गौरी ने कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजे पर ऋषि खड़ा हुआ बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गौरी ने ऋषि को घूर कर देखा। वहीं खुशी बिना किसी भाव के ऋषि को देखकर कहा, जब तक रजत सिंघानिया घर नहीं आ जाते तब तक आप अपने कमरे में रहें तो अच्छा होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ऋषि ने अपनी दोनों भुई उचकाकर लंबे स्वर में कहा, ओके। ऋषि अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने वाले को सुनकर बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इधर रजत ऑफिस के कामों में इतना उलझा था कि न खाने का होश था और न ही खुशी का। पिछले कुछ दिनों में रजत ने खुशी को ढूंढने में अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया था कि उसे पता ही नहीं चला था कि उसकी कंपनी डूबती जा रही है। अपने दादाजी और पिता की बनाई कंपनी और देश विदेश में चल रही कारोबार को रजत अकेला ही तो संभाल रहा है। और ऐसे में जब वो ही काम से दूर हुआ तो दूसरी कंपनी के लोगों ने अपने दांव खेले और रजत की कंपनी को डूबने की कगार पर ले आए। वक्त रहते रजत ने देखा तो अब वो फिर से अपने काम में लग गया था। वो खुशी से बात नहीं करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काम का जो भी स्ट्रेस और गुस्सा है वो खुशी पर उतरे। इसीलिए वो चुप ही रहने लगा था। रजत को खुशी पर खुद से बढ़कर भरोसा था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। जो भी बात होगी वो साफ शब्दों में उसे बोलती है और आगे भी बोलेगी। इसीलिए जब रजत ने खुशी और ऋषि को साथ देखा तो भी उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं आया था। रजत ऋषि पर भी खुद से ज्यादा भरोसा करता था, इसीलिए वो दोनों को इग्नोर करके चला गया। लेकिन खुशी के दिमाग में रजत का वही चेहरा घूम रहा था जो उसने ऋषि के पास होने पर देखा था। खुशी चाहती थी कि रजत आए और ऋषि को उससे दूर रहने के लिए कहे, लेकिन जब रजत ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो खुशी ने मान लिया कि वो रजत के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी रजत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की ही समझता है। खुशी को ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उसने रजत से अभी तक कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। खुशी और गौरी दोनों ही कमरे में शांत बैठी थी। तभी गौरी बोल पड़ी, जिज्जी, मने घर जाड़ो से मेरो मन ना लागे उरे। खुशी ने भाव शून्य आंखों से गौरी को देखकर कहा, हाँ, मैं आज बात करती हूँ तुम्हें घर भेजने की। गौरी उठी और खुशी को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, जिज्जी, तू इतनी अच्छी क्यों सा? खुशी कुछ नहीं बोली, उसने बस गौरी के गाल पर हाथ फेर दिया। तभी नीलम ने खुशी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। खुशी नहीं चाहती थी कि नीलम अंदर आए क्योंकि वो जानती थी नीलम फिर कुछ गलत बोलेगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुशी अब किसी से भी कोई लगाव नहीं रखती थी, लेकिन जब वो इन लोगों को यहाँ काम करते देखती है
तो उसका दिल दुखता है। इसीलिए वो रजत से उनके बारे में बहस करती है। नीलम बिना खुशी की राय जाने ही अंदर आ गई और जमीन पर बैठ गई। खुशी नीलम के इस बर्ताव से हैरान थी। उसे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। नीलम ने खुशी को देखते हुए कहा, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई खुशी। तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तुम इस घर की रानी और हम नौकर हैं। यही चाहती थी ना तुम? खुशी को अचानक से डर लगने लगा था। वो ऐसा तो कुछ भी नहीं चाहती थी जैसा कि नीलम बोल रही थी। खुशी कुछ नहीं बोल पाई। तभी नीलम आगे बोली, मेरी बेटी रीमा के साथ न जाने क्या क्या किया है उस रजत सिंघानिया ने। हर रात वो नीलम बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। खुशी अब और ज्यादा डर गई। इस सब का कारण वो खुद ही दिख रही थी। अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो शायद रजत इन सब के साथ ऐसा नहीं करता। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ। खुशी ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे नीलम की रीमा वाली बात पर अपने साथ हुए अन्याय की याद आ गई और उसका सिर जोरों से दर्द करने लगा था। नीलम ने जब खुशी को देखा तो वो मुस्कुरा दी और वहां से चुपचाप निकल गई। गौरी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर बार बार पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। खुशी ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और बुरी तरह से कांपने लगी। गौरी खुशी की ये हालत देखकर डर गई और वो भागी भागी रोशनी के पास आकर डरती हुई बोली, वो जिज्जी जिज्जी। रोशनी ने जब गौरी को डरे हुए देखा तो दौड़कर खुशी के कमरे में आई और खुशी को देखकर वो समझ गई कि एक बार फिर खुशी का अतीत उसके सामने आ गया है। रोशनी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन खुशी ने उसका हाथ झटक कर कहा, चले जाओ यहाँ से सब। रोशनी आगे कुछ कहती उससे पहले ही खुशी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रोशनी ने आगे कुछ नहीं कहा और गौरी को लेकर बाहर आ गई। उसने खुशी के कमरे को बंद कर दिया ताकि बाकी नौकर न देखें। खुशी ने रजत के ऑफिस में फोन किया, लेकिन रजत ने फोन नहीं उठाया। रोशनी लगातार फोन करती रही। आखिर में रजत ने झल्लाकर फोन उठाकर कहा, कौन है? रोशनी सीधे स्वर में बोली, रजत सर, खुशी को आज आपकी जरूरत है। उसे अकेला मत छोड़िए प्लीज, वरना एक बार फिर आप उसे खो देंगे। रोशनी ने फोन रख दिया तो रजत ने अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाकर घर के लिए निकल गया। क्या लगता है रजत और खुशी अब करीब आ जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।